नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन और जया कौशिक है स्टूडियो में। और सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हैं, क्योंकि कई दिनों से आप देख रहे हैं श्रीलंका की जो हलचल है वो सुर्खियां बटोर रही है। देश छोड़कर जो वहां के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, गोटाबाया राजपक्षे, वो चले गए थे और उसके बाद आखिरकार सिंगापुर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें इस्तीफा जो है पहले देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था, देश छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने इस्तीफा अपना यहां पर दे दिया है। लेकिन श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा उन्होंने भेजा, उसके बाद भी प्रदर्शन वहां पर रुक नहीं रहे हैं, लोग अब भी नाराज। बिल्कुल, आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से गोटाबाया जब सिंगापुर पहुंचे कुछ ही घंटों बाद ईमेल के जरिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब इस्तीफे की खबर आई तो कोलंबो में जो प्रदर्शनकारी थी, सड़कों पर उतरे हुए थे, वो उन्होंने जश्न मनाया। गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से एक प्राइवेट प्लेन से सिंगापुर पहुंचे थे और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब वो सऊदी अरब जा सकते हैं। इस्तीफे के ऐलान के बाद गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शन पूरी तरह अभी थमा नहीं है। प्रदर्शनकारी राजधानी कोलंबो की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद पश्चिमी प्रांत में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलंबो की सड़कों पर सेना उतार दी गई है और कल सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गश्त लगाती हुई नजर आई। और इस बीच राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सभी प्रमुख सरकारी दफ्तरों और आवासों को सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे बनाए गए हैं और इस फैसले का प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं और इस्तीफे का दबाव उन पर भी बन रहा है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रीलंका के हालात किस तरह के बने हुए, और बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को यहाँ पर अगर चुनाव होते हैं तो विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए अपना दावेदार यहाँ पर पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त लोग वहाँ पर ईंधन की दिक्कतों से उनको दो चार होना पड़ रहा है, साथ ही गैस की समस्या आ रही है और कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। फिलहाल ताज़ा हालात श्रीलंका में, खासतौर से राजधानी कोलंबो में क्या बने हुए हैं, इस पर देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन हो या फिर जो प्रधानमंत्री का आवास हो, जहाँ पे कब्जा किया था प्रदर्शनकारियों ने, उन्हें सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया है। लेकिन जो उनका विरोध है वो अब भी चल रहा है। जिस बस्ती की आपने बात की वो 97 दिनों से राष्ट्रपति भवन के सामने है और अब ज़्यादा वहाँ पे चहल पहल बढ़ गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के समय टेंट लगाकर किसानों ने प्रदर्शन किया था, तकरीबन उसी तरह का, हाँ यहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं किया गया है लेकिन उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। और गो गोटा होम का जो स्लोगन है वो यहाँ पे वहाँ पर जगह जगह लिखा गया है। जाहिर सी बात है कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक गोटाबाया और जो पूरा परिवार है, राजपक्षे परिवार, वो सत्ता से बेदखल नहीं होता तब तक उनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। जो इस्तीफे की खबर आई उसके बाद यहाँ जश्न का माहौल ज़रूर हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि रणिल विक्रमसिंघे, जिनको कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो भी अपने पद पे ना रहें। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से जो साजिद प्रेमदासा हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 20 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे में देखना है कि किस हद तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस बन पाता है, क्योंकि अभी भी रणिल विक्रमसिंघे जो हैं वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है और वो पद पे बने रहना चाहते हैं। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे अगर सर्वदलीय सरकार बनती है तो कौन यहाँ कमान संभालेगा। और जो बड़ी बात आपने की वो आर्थिक संकट की बात की। यहाँ की सड़कों पर जब हम चलते हैं तो बहुत सारी लंबी कतारें गाड़ियों की दिखती है, तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों को सामान्य तौर पे पार्क किया गया है, लेकिन वो बात नहीं है। 3-3, 4-4 दिनों तक गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल पंप के आगे कई किलोमीटर लंबी लाइन लगा के खड़ी होती है, क्योंकि उनको फ्यूल चाहिए होता है। ऑटो जो हैं, जो हम अपने दर्शकों को आज दिन में दिखाएंगे भी कि किस तरीके से जो 3 व्हीलर है, जो टैक्सी है, वो कतार लगाकर सड़कों पे खड़ी है, क्योंकि उनको फ्यूल नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ जो शहर में जो सड़कें हैं वो आमतौर पे सुनसान नज़र आती हैं, गाड़ियाँ बहुत कम चलती नज़र आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, सिर्फ फ्यूल का ही नहीं है बल्कि गैस का भी है, खाने की चीज़ों का भी है। लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी सरकार यहाँ पर सत्ता में आएगी, जो भी कमान संभालेगा राजनीतिक नेतृत्व के तौर पे, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आर्थिक तौर पे कैसे श्रीलंका को पटरी पर लेकर आएँ। जो रणिल विक्रमसिंघे ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था और ये कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कम से कम 1.5 साल का वक्त लगेगा। लेकिन सवाल है कि क्या तब तक इसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा? जनता कहती है कि इस तरह से नहीं चल सकता। तो दो चुनौती है, आर्थिक तौर पे
किस तरह से श्रीलंका अपना ढांचा बदले, अपनी व्यवस्था का ढांचा बदले और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक कुशल जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो सामने आए, उसको काम करने का मौका दिया जाए। तो इन दो मांगों के साथ यहाँ जो प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। जी देखिए, यहाँ पे लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हैं, कम्यूट नहीं कर पा रहे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना तो उनकी बाइक में पेट्रोल है, ना उनकी गाड़ी में पेट्रोल है। अगर कोई 3 व्हीलर या ऑटो या फिर टैक्सी चलाता है तो उसके पास फ्यूल नहीं है। लिहाजा सब खाली बैठे हैं, और जब खाली बैठे हैं तो गुस्सा आसमान पे चढ़ना स्वाभाविक है। और इसलिए आपने देखा कि पिछले कई दिनों में जिस तरह से बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने राष्ट्रपति निवास हो या प्रधानमंत्री निवास हो वहाँ पर धावा बोला। तो एक वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ खाली हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कामकाज के जो मौके हैं वो ख़त्म हो गए हैं। दूसरी अहम बात है कि जहाँ तक सिविल वॉर की बात है तो लोगों ने यहाँ पे शुरुआती तौर पे अगर आप देखें तो मार्च अप्रैल में जो प्रदर्शन हुए, खासतौर पे अप्रैल में जो प्रदर्शन हुए, उस समय हिंसा का सहारा लिया गया। लेकिन अब जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है उसमें हिंसा से बचा जा रहा है। हाँ, एक बात है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जब प्रदर्शनकारी पहुँच जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ पर काबू करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, सेना की तरफ से और जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से अपील की गई है कि लोग जो हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें। तो जो हमें नज़र आ रहा है अब ये कि कोई कन्फ्रंटेशन की स्थिति फिलहाल पिछले 24 घंटे में बनती नज़र नहीं आई है। इतना ज़रूर है कि सांकेतिक तौर पे प्रदर्शनकारी अभी भी राष्ट्रपति निवास के जो एक बाहरी कमरा है वहाँ पर बैठे हुए हैं। वहाँ पे किताबों की एक बड़ी तादाद रखी गई है, लोग वहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और वहाँ पे फ़ोटो, सेल्फी ये सब लेकर जा रहे हैं। तो जनता जो है पूरी तरह से इस बात को लेकर तैयार है कि जब तक समस्या का एक स्थायी समाधान नहीं निकलता या उस तरफ निकलते हुए कदम नहीं बढ़ाया जाता, प्रदर्शनकारी अपने घर नहीं जाएंगे। और इसलिए यहाँ तंबू लगाकर वो लगातार बैठे हुए हैं। तो वहीं पर जो राष्ट्रपति निवास है, जैसा कि उमा बता रहे हैं, वहां पर जो प्रदर्शनकारी वहां मौजूद जरूर है लेकिन सांकेतिक रूप में है। वहां जो लाइब्रेरी है वहां पर लोग किताबें पढ़ रहे हैं और उस राष्ट्रपति भवन में एक तरीके से कब्जा सुरक्षा कर्मियों का ताबिश हो गया। और इमारत के बाहर जैसे कि हम देखते थे दिल्ली की जो है बॉर्डर पर हमने देखा किसानों ने तंबू गाड़ लिए थे। इस तरह का आलम कोलंबो की सड़कों पर नजर आ रहा है प्रदर्शनकारियों का। तो जो तस्वीरें वहां पर इमारत में देखी गई, लोग वहां पर फोटो खींचते हुए और टहलते हुए दिखे थे। अब थोड़ा उससे हालात सुधरे हैं, वहां से वो लोग नारेबाजी जरूर कर रहे हैं, सामने है लेकिन इमारत में प्रदर्शनकारियों से ज्यादा अब सैलानी नजर आ रहे हैं। कोलंबो का ये वही राष्ट्रपति निवास है जो अब से पहले प्रदर्शनकारियों के कब्जे में था, लेकिन प्रदर्शनकारी अब यहां से जा चुके हैं और प्रदर्शनकारी जाने से पहले उन्होंने इस इमारत को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं यहाँ इसी इमारत से लगती हुई एक जगह पर, ज़मीन पर उन्होंने एक गांव जैसा, एक बस्ती जैसी बना ली है और लगातार वहां से जो नारेबाजी है, जो स्लोगन देने का काम है वो चल रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसा किसान आंदोलन के समय दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे थे, उन्होंने अपने लिए जो टेंट हैं वो लगाए थे। तो इसी तरह का नज़ारा कुछ यहाँ कोलंबो में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक लंबी लड़ाई की खातिर कमर कसते प्रदर्शनकारी नज़र आ रहे हैं और लाउड स्पीकर के ज़रिए अलग अलग गानों से, नारों के ज़रिए और संबोधनों के ज़रिए वो अपनी बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस इमारत की बात करें तो यहाँ अब प्रदर्शनकारी से ज़्यादा सैलानी आने लगे हैं, आकर अंदर तक जाते हैं, वो तस्वीरें खिंचवाते हैं। यहाँ पर जो श्रीलंका का जो ध्वज है उसके साथ भी लोग आते हैं और यहाँ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाते हैं। जो ऊपर का पहला कमरा है वहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक तरह से पुस्तकालय जैसा बना दिया गया है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर चढ़ते हुए। और यहाँ इस तरह के बैनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। तो बेशक इस इमारत को सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया हो, लेकिन ये एक प्रतीक बन गया है उस विरोध का जो श्रीलंका के राष्ट्रपति और श्रीलंका की सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने किया है। और इस ऊंचाई से एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये एक बस्ती बनाई गई है और यहाँ पे बड़े बैनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, गो गोटा होम, इस तरह के बैनर लगाए गए हैं और अपनी बात जो है वो प्रदर्शनकारी रख रहे हैं। हम आपको यहाँ
थोड़ा सा अंदर चलकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सुरक्षा कर्मियों को सौंप देने के बाद यहाँ पर किस तरह से एक कमरे में जो प्रदर्शनकारी हैं वो बिल्कुल शांत तरीके से बैठकर और यहाँ पे एक तरह से पुस्तकालय जो है किताबों को यहाँ पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग आते हैं और यहाँ किताबों को देखते हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये एक अलग तरह का यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और क्योंकि इस बीच राष्ट्रपति के जो पहले श्रीलंका छोड़कर भाग गए थे, उसके बाद हालांकि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं वो रानिल विक्रमसिंघे को बना दिया गया, लेकिन विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि जो गोटाबाया राजपक्षे हैं उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, जबकि 13 जुलाई को उन्होंने इस्तीफे की बात की थी। उनके विमान से सिंगापुर जाने की खबर है और सिंगापुर से शायद सऊदी अरबिया या फिर और कहाँ जाते हैं ये बात आगे चलकर पता चलेगी। लेकिन अभी यहाँ प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, न सिर्फ राष्ट्रपति के निवास पर बल्कि प्रधानमंत्री के निवास के सामने भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है। कोलंबो से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो अब गोटाबाया जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद चर्चा ये कि अगला राष्ट्रपति कौन वहां पर बनेगा। इसमें जो नेता विपक्ष हैं वहां के सजित प्रेमदासा, इनका नाम चर्चा में है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनाव वो लड़े लेकिन वो हार गए थे 2019 में और अब फिर से उनका नाम जो है वो चर्चा में है। और उनसे बात की हमारी सहयोगी श्रीजा एमएस ने। साजिद प्रेमदासा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि श्रीलंका को 2019 जैसी स्थिति तक आने में अभी 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। सुनिए उनसे बातचीत का एक छोटा सा अंश। What is your first step to ensure that you can bring back Sri Lanka to normalcy? Okay? My major concern is to bring back prosperity, livability to the people of my motherland. That's my major concern. So right now we have already drawn up a roadmap. I have to say it will take a long time for Sri Lanka to recover, and I mean it. Sri Lankan people should know the reality, the truth. A lot of us will have to go through suffering, make tremendous sacrifices, at least even to come to the 2019 levels. My prediction is that it would take 4 to 5 years. 4 to 5 years to bring back Sri Lanka to what it was? What it was in 2009, end of 2019. Isn't that a very, very long, in terms of long period, in terms of the hardships that people are already going through? Well, I can't lie to the people. Yes. I'd rather utter the truth and go home. Why do you say rather it would than take that long? Rather than utter lies and attain position. That has always been my motto, and I will stand by my principles. I would like to appeal to all the 22 million people. If we attain power and position and the opportunity of governing this motherland, we would need the support of all 22 million people to embark on a process of recovery. तो अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जहां कई राज्यों में कहर बरपा रही है बारिश, वहीं यूपी में है सूखे का संकट। जहां एक तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य बारिश के कहर को इस वक्त झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी में इन हालात से निपटने के लिए गुरुवार देर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक ली। इस बैठक में कहा गया कि यूपी में सामान्य से 62% कम बारिश हुई है और ये कम बारिश जो है ये चिंता बनी हुई है और इसके चलते खरीफ की बुआई लक्ष्य की महज 44% ही हो पाई है। तो किसानों की चिंता जो है बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त तक 96 लाख हेक्टेयर बुआई होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 42 लाख हेक्टेयर हो पाई है। बैठक में ये भी बताया गया कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बांदा, हमीरपुर, बलिया, जालौन, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर जैसे जिलों पर है। और यहां से इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रविशंजन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सूखे के हालात हैं वो अब और ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ने लगे हैं। इसी के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम को गुरुवार को हाई लेवल एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ये निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश में 62% कम बारिश हुई है और
62% कम बारिश होने के चलते अभी तक खरीफ की जो फसल है वो केवल 42 लाख हेक्टेयर ही बुआई हुई है, जबकि इस सीजन में खरीफ की जो फसल की बुआई है वो 96 लाख हेक्टेयर होती थी। यानी आप देखिए 50% से भी कम जो है वो खरीफ की फसल की बुआई हो पाई है। और ख़ास तौर पर इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कुछ ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन जिलों में बांदा, चंदौली, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का खुद गृह जिला है, हमीरपुर, देवरिया, जालौन, बलिया, बस्ती, बांदा और श्रावस्ती जो जिले हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने को मुख्यमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा है कि हर हालात के लिए अब विभागों को तैयार रहना चाहिए। मूंग और जो तिल की फसल है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मूंगफली की फसल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कई सारी जगहों से हमें खबरें आ रही हैं कि जिन बीज को खरीद कर किसान बोने की तैयारी कर रहा था, बारिश न होने के चलते अब उल्टा उस बीज को ही वो मार्केट में दोबारा बेच रहा है ताकि उस बीज का कम से कम बोने का नुकसान उसको न उठाना पड़े। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को और सभी विभागों को अब कमर कसनी चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से मानसून की बेरुखी रहती है तो खास तौर पर किसानों के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ यूजीसी के चेयरमैन एम जगादेश कुमार हैं और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है सीयूईटी की परीक्षा को लेकर और उसी पे हम बात करने की कोशिश करेंगे सर से। सर, आज का दिन अपने आप में अहम है क्योंकि ये बहुत अहम कदम उठाया गया है यूजीसी की तरफ से सीयूईटी को लेकर। पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं बताना चाहता हूं। आज सीयूईटी शुरू हो रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है स्टूडेंट्स का लाइफ में और पहले बार इतना बड़ी स्केल में ये सीयूईटी हो रहे हैं, उसलिए कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स हो सकता है, कुछ एंग्शियस फीलिंग्स भी हो सकता है। उसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं और स्टूडेंट्स का जो डाउट्स है इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो मैं बस ये समझना चाह रहे थे सर कि इसको लेके एक लंबी मशक्कत करनी पड़ी है। यूनिवर्सिटी से बातचीत का सिलसिला भी आप लोगों ने किया। शुरुआत में वो संख्या भी कम थी, वो धीरे धीरे बढ़ी भी है। यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो शंकाएं हैं स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है सिलसिला और लंबे वक्त तक चलेगा, तो शंका जो स्टूडेंट्स के मन में वो कहाँ दूर कर सकते हैं? देखिए, एक शंका स्टूडेंट्स ने एक्सप्रेस किया कि सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, हमको पता ही नहीं। देखिए, 4 प्रकार क्वेश्चंस होता है किसी एंट्रेंस टेस्ट में। एक होता है रिकॉल टाइप क्वेश्चंस, इसमें आप यूजिंग फैक्ट्स, सिंपल फॉर्मूले आप आंसर्स को प्रोवाइड करना। और दूसरा टाइप क्वेश्चंस होता है कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस, इसमें हम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट्स हम टेस्ट करेंगे। और तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं इसको यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आंसर्स को निकालना पड़ता है। और फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी होता है। इसमें एक पैराग्राफ पढ़ के इसको लॉजिकल रीजनिंग करके आंसर्स को आप कंप्यूटर में आइडेंटिफाई करना है। कुछ क्वेश्चंस में कॉमन डेटा क्वेश्चंस होता है, इसमें एक पैराग्राफ में आपको कॉमन डेटा देंगे और इसके नीचे 2, 3, 4 क्वेश्चंस देंगे, इसको आप एक कॉमन डेटा को यूज करके सॉल्व करना है। और दूसरा टाइप क्वेश्चंस होता है, इसमें एक कॉमन पैसेज होता है और इस नीचे 2-3 क्वेश्चंस हो सकता है। और पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसका आंसर यूज करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस में आपको एक कॉलम में ABCD और दूसरा कॉलम में A1, B1, C1, D1 ऑप्शंस होगा, आप इसको मैच करना पड़ेगा। तो ये जनरल पैटर्न होता है किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में, इसीलिए स्टूडेंट्स के मन में कोई चिंता रखने का जरूरत नहीं है। आप जो 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स के लिए जो पढ़ा
इसको आप रिवाइज करके एग्जाम को बिना टेंशन आप अटेम्प्ट कीजिए। हमारी तैयारी किस किस तरह की है सर, अगर मोटे तौर पे बता पाए? ठीक है, तैयारी हमारा CUET में पहले बार 14,90,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स को हम अप टू 9 पेपर्स लिखने के लिए चॉइस दिया। इसीलिए हम ये एग्जाम को 2 फेसेस में कंडक्ट कर रहे हैं। फेज 1 आज शुरू हो रहे हैं जुलाई 15 को और फेज 2 अगस्त 4 को शुरू होगा। ये इतना स्प्रेड करना पड़ा बिकॉज हम स्टूडेंट्स को बहुत चॉइसेस दिया। अनलाइक इन JEE एंड नीट इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स होता है, लेकिन CUET में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और इससे स्टूडेंट्स 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं और लैंग्वेजेस से 3 सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको थोड़ा स्प्रेड किया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जो स्टूडेंट्स बाद में लिखेंगे इनको कुछ एडवांटेज हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सो आप बिना शंक आपका मन में आप अटेम्प्ट कीजिए। और दूसरा बात, जब हम परसेंटाइल निकालेंगे, ए परसेंटाइल ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम निकालेंगे, उससे आप पहले लिखे तो बाद में लिखे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक चीज और था, कुछ छात्रों से मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बात की थी। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड को लेकर चिंता है। कम वक्त को लेकर आपने चीजें साफ कर दी, लेकिन एडमिट कार्ड को लेकर चिंताएं थी, नोटिफिकेशन बार बार बदलना पड़ा। उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि वो छात्रों की अपनी चिंताएं थी। देखिए, हम जुलाई 10 आसपास हम सभी स्टूडेंट्स को कौन सा सिटी में आपका एग्जाम होगा, कौन सा दिन में होगा, वो डेट्स तो हम अनाउंस किया और नियरली 98% ऑफ द स्टूडेंट्स को इनका फर्स्ट चॉइस ऑफ सिटी मिल जाएगा। सो इसके बारे में आप चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इनका एक पेपर का एक सिटी में मिला और दूसरा पेपर का दूसरा अलग सिटी में मिला। तो ये पूरा केस को हम रिक्वेस्ट किया स्टूडेंट्स को, हम आपका हेल्पलाइन में हम बता सकते हैं, नहीं तो आप ईमेल भी लिख सकते हैं। ऑल सच केसेस को हम डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे। आपको जो दूसरा सिटी मिला इसको चेंज करके आपको एक ही सिटी में हम दे देंगे। ऐसा हम करना है कि हर दिन जो रिक्वेस्ट 6 PM तक शाम में मिलेगा, इसको हम रात में एनालाइज करके नेक्स्ट डे 6 AM को सभी को हम इन्फॉर्म करेंगे चेंजेस ऑफ सिटी, चेंजेस ऑफ सेंटर का। और दूसरा बात भी मेरा सामने आया, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा हमारा देश इतना बड़ा है, कुछ जगह में बारिश हो रहे हैं, कुछ जगह में फ्लड्स हो रहे हैं, उधर एग्जाम कैंसिल ही होते हो, इनका क्या होगा? इसके बारे में भी हम आपको आपका सुविधा के लिए हम दूसरा एग्जाम कंडक्ट करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुआ, फ्लड हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम एक रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट के बेसिस पर हम दोबारा आपको एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। वो कब तक मुमकिन है जगादेश सर कि वो कब तक हो पाएगा? मतलब कब तक रिपोर्ट ले पाएंगे और कब तक बच्चों को अगर जानकारी मिल पाए आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, वो कब तक मुमकिन हो पाएगा जिनके इलाके में फ्लड हो, बारिश बहुत ज्यादा हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपको कोई सुझाव मिलता है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, तो कितने महीनों की मोहलत हो सकती है? आजकल तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है। जब भी ऐसे हुआ, फ्लड्स आया, एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल करना पड़ा, इमीडिएटली हमको इंफॉर्मेशन मिलेंगे और अगस्त 20 तक हमारा रेगुलर शेड्यूल है। इसके बाद कुछ दिन के बाद हम स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्म करेंगे और दोबारा एग्जाम इनको कंडक्ट करेंगे। इसको बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मौका पहला है, तो बहुत कुछ सीखने के लिए भी होगा, बहुत सारे सुझाव भी आ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच भी कर रहे होंगे, तो आने वाले वक्त में और बेहतर करने की गुंजाइश भी रहेगी सर, जो जिस तरीके की फीडबैक्स आएंगे स्टूडेंट की तरफ से। जरूर, हम फीडबैक तो हम स्टूडेंट से, पेरेंट्स से जरूर लेंगे। इस बार 90 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करा है और लार्जेस्ट एग्जाम हुआ।
ये हमारा उम्मीद है कि आगे सालों में बहुत यूनिवर्सिटीज इसमें जोड़ेंगे और नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। देखिए, हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अभी 4 करोड़ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। इसमें कम से कम 70% स्टूडेंट्स BA, BCom, BSc करते हैं। इसीलिए ये संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा पास टेक्नोलॉजी है। NTA एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका नीट एग्जाम और JEE एग्जाम, UGC नेट जैसा एग्जाम्स कंडक्ट करके बहुत एक्सपीरियंस भी है। इसलिए कोई चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। और आप एडमिशन कार्ड्स के बारे में भी आप पूछा, क्यों 3 दिन के पहले आप एडमिशन कार्ड्स दिया। ये तो हमारा हर एक साल हम ऐसे करते हैं। NTA एग्जाम्स में पहले हम इनको सिटी और डे ऑफ एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन देते हैं, और एडमिट कार्ड को हम सिर्फ 3 दिन के पहले देते हैं। इसलिए कि हमारा एक्सपीरियंस में है, पिछले सालों में कुछ सेंटर्स में कुछ लोगों ने मैल प्रैक्टिसेस करने के लिए कोशिश किया। इसको कम करके हमारा एग्जाम में प्रॉपर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सिर्फ 3 दिन के पहले हम एडमिट कार्ड को देते हैं। और जब एग्जाम सेंटर्स में जब एग्जाम होगा, इसमें हम एक सिक्योरिटी पैच भी हम देते हैं एग्जाम सेंटर्स को, सो दैट कोई मैल प्रैक्टिस नहीं होगा, हमारा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत सारी बधाइयां इस नई पहल के लिए। और हमसे थैंक यू। बिहार की राजधानी पटना में PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए वहां के जो SSP है मानवजीत सिंह ढिल्लो, वो विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने PFI की ट्रेनिंग की तुलना RSS की शाखा से कर दी, जिसे लेकर बीजेपी काफी भड़क गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने SSP पर बरसते हुए कहा कि RSS जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना PFI से नहीं की जा सकती। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम SSP के बचाव में उतर आई है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत कैसे ठीक है। कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, RSS अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। निश्चित रूप से SP साहब के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना जो बच्चों में या किसी को इस राष्ट्र पर मरने मिटने की कला सिखाती है, अनुशासन की कला सिखाती है, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन जिसका लक्ष्य है 1947 तक भारत का इस्लामिकरण करना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और उसके प्रति उसकी तुलना RSS से किए हैं। SP साहब माफ़ी मांगे, नहीं तो सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे। देखिए, पटना SSP पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है, वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है, तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। तो SSP ने जो भंडाफोड़ किया, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक था। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल ले लेते हैं यहां छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप, और हम आपको बता रहे हैं श्रीलंका के जो हालात हैं वहां पर अब क्या कुछ हो रहा है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर भागे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जिन्होंने आखिरकार सिंगापुर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा और गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से एक प्राइवेट प्लेन से सिंगापुर पहुंच गए।
अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि वो आगे सऊदी अरब का रुख कर सकते हैं। बहरहाल इस्तीफे के ऐलान के बाद भी गंभीर आर्थिक संकट से इस वक्त श्रीलंका जूझ रहा है। प्रदर्शन पूरी तरह से अभी थमा नहीं है। प्रदर्शनकारी राजधानी कोलंबो की सड़कों पर अभी भी हंगामा कर रहे हैं और डेरा डाले हुए हैं, जिसके बाद पश्चिमी प्रांत में फिर से यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलंबो की सड़कों पर सेना उतार दी गई है। वहीं कल सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गश्त लगाती हुई दिखी। और इस बीच राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सभी प्रमुख सरकारी दफ्तरों और आवासों को सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे बनाए गए हैं और इस फैसले का प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं और उन पर भी अब इस्तीफे का दबाव बन रहा है। तो यहाँ 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोटाबाया राजपक्षे, उनका इस्तीफे का ऐलान तब हुआ जब वो सिंगापुर पहुंच गए। कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ईमेल के जरिए जो है अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफे की खबर का जैसे ही ऐलान हुआ, लोगों को पता चला, जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, नाचते गाते आप उन प्रदर्शनकारियों को देखिए, ये कोलंबो में जश्न मनाते हुए दिखे। और बीच में तस्वीर आपने देखी सिंगापुर जब पहुंचे थे वो। तो राष्ट्रपति जो है वो देश छोड़कर अब चले गए हैं और अब जो रेस है वो अगले राष्ट्रपति को लेकर है और अगले राष्ट्रपति का नाम जो है उसमें सजिद प्रेमदासा का नाम सबसे आगे चर्चा में चल रहा है। उनसे बात की हमारी सहयोगी श्रीजा ने, उनका क्या कहना था वो भी आप सुनिए। This is your first step to ensure that you can bring back Sri Lanka to normals. Okay? My major concern is to bring back prosperity, livability to the people of my motherland. That's my major concern. So right now we have already drawn up a roadmap. I have to say it will take a long time for Sri Lanka to recover, and I mean it. Sri Lankan people should know the reality, the truth. A lot of us will have to go through suffering, make tremendous sacrifices, at least even to come to the 2019 levels. My prediction is that it would take 4 to 5 years. 4 to 5 years to bring back Sri Lanka to what it was. What it was in 2009, end of 2019. Isn't that a very, very long, in terms of long period, in terms of the hardships that people are already going through? Well, I can't lie to the people. Yes. I'd rather utter the truth and go home. Why do you say rather so it than would take that long? Rather than utter lies and attain position. That has always been my motto, and I will stand by my principles. I would like to appeal to all the 22 million people. If we attain power and position and the opportunity of governing this motherland, we would need the support of all 22 million people to embark on a process of recovery. तो श्रीलंका में जिस तरह से हालात बन रहे हैं और बन चुके हैं, ऐसे में अभी पटरी पर लौटने में 4 से 5 साल का वक्त लगेगा ताबिश। और जो भी सरकार बनेगी, जिसके भी हाथ में कमान आएगी, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जो आर्थिक संकट से इस वक्त श्रीलंका जूझ रहा है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि विरोध, प्रदर्शन, विद्रोह और अफरा तफरी के बीच जो आम इंसान है वो बुनियादी जरूरतों के लिए मोहताज हो चुका है। बिल्कुल, अब जो रोजमर्रा की चीजों की जरूरत होती है वो भी वहां पूरी नहीं हो पा रही है। गैस सिलेंडर तक के लिए लोग आपस में उलझ रहे हैं। कोलंबो में मौजूद हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, किस तरह से रोज की चीजों के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कोलंबो में लोग किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उसका एक नमूना यहाँ दिख रहा है, जहाँ पे लोग गैस सिलेंडर के लिए आपस में उलझ रहे हैं। और ये देखिए, गैस सिलेंडर जिनको मिल जा रहा है वो काफ़ी अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईंधन की काफ़ी कमी है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की दिक्कत है आपको? हम लोग को 7 बजे से तो इधर से रुकता है, अभी तो कैश नहीं मिलता है। अभी तो हमारा मिनिस्टर में तो बहुत प्रॉब्लम आता है इधर से, इसके लिए बहुत मुश्किल है इधर। तो गैस किस कीमत में मिल रही है? एक सिलेंडर पहले जैसे मिल रही है या महंगी मिल रही है? महंगी मिल रही है। कितना? एक है ना, एक आदमी के एक मिलता है ना, बहुत नहीं मिलता है। एक आदमी एक है, इधर दो तीन में इधर से पोल में रुकता है हम। अच्छा, और बड़ा परिवार हो तो और ज़्यादा दिक्कत है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत है। तो किस तरीके से आपका खाना बन रहा है? आप छोटे से लेके और बड़े तक कई सिलेंडर, ये देखिए इन्होंने छोटा सिलेंडर भी लिया है और बड़ा सिलेंडर भी। आप लोग क्या चाहते हैं अब सरकार से? क्या सरकार सब इस्तीफा देके? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है।
तेल नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या उससे लगता है आपको हालात सुधर जाएंगे? मिनिस्टर भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कोई भी हाथ में नहीं है, बहुत मुश्किल है श्रीलंका में। किस तरीके से यहाँ ये सिलेंडर लेकर आए हैं? आप हिंदी बोलते हैं? थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या आपको सिलेंडर मिला या ये खाली है अभी? उम्मीद है मिलने की? 900। तो लोग घुमा फिरा कर अपनी वही दिक्कत बता रहे हैं कि इनको 2-3 महीने से समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कब तक ये चलेगा और आगे ये इनको उम्मीद नहीं और इसका अंदाज़ा नहीं। और इस बीच जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है, लेकिन देखना है कि किसके नेतृत्व में श्रीलंका जो है वो वापस पटरी पर आता दिखता है और अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आती है। कोलंबो से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो ताबिश, हमने उमा की यहाँ रिपोर्ट देखी किस तरह से यहाँ सिलेंडर के लिए भी मारामारी हो रही है, और यहाँ पर ये भी खबरें हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अभी हालात बने हुए हैं, श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बेहद कम है। जो एसेंशियल इंपोर्ट्स होते हैं, बाहर से आयात करता है श्रीलंका, जो फ्यूल है, ईंधन उसमें एक बहुत बड़ी चीज है, वो इंपोर्ट करता है, वो यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि यहाँ घंटों 13 घंटे तक यहाँ बिजली कट हो रहा है, और यहाँ लाइनें जो दिख रही हैं सिलेंडर गैस के लिए वो तो हमने दिखाई ही। और ये जो सड़कों पर गुस्सा दिख रहा है, इसकी बड़ी वजह ये भी है जया, क्योंकि लोगों की जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। अगर आपको पेट्रोल नहीं है गाड़ियों में डलवाने के लिए, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है, गैस का सिलेंडर आपके घर में नहीं है, तो जाहिर है लोगों का गुस्सा यहाँ पर भड़केगा। और इसके पीछे एक काफी लंबा वक्त रहा है जो वहां के लोग जिम्मेदार मानते हैं, जो इससे पहले की सरकार थी और जो राष्ट्रपति थे उनकी योजनाओं को, उनके लिए गए फैसलों को, जिसकी वजह से ये हालात वहां पर पैदा हुए हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, गोटाबाया तो चले गए, अब लग रहा है कि अब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वो भी जाएं, तभी जो है लोग वहां पर संतुष्ट होंगे। जी ताबिश, देखिए अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो गोटाबाया हैं उनका जो इस्तीफा आया है, स्पीकर उसका आधिकारिक तौर पे ऐलान करने वाले हैं। और उसके बाद जो खबर आई थी उसके पहले कल शाम जी गोटा जो है वो अपने गांव जाएं, इस नारे के साथ यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं। मैं अभी वो राष्ट्रपति भवन के अहाते में खड़ा हूँ, उन सीढ़ियों पे खड़ा हूँ जहाँ पे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो अब से 3 दिन पहले यहाँ पे उन्होंने धावा बोला था और कब्जा किया था। ये इमारत जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले की जा चुकी है, लेकिन इसके एक हिस्से में, एक कमरे में प्रदर्शनकारी सांकेतिक तौर पे अभी भी मौजूद हैं। एक दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट आज होना है वो 10 बजे विपक्ष की तरफ से जो एक कैंडिडेट है उसका अनाउंस होना है, जो कि राष्ट्रपति पद का दावेदार होगा विपक्ष की तरफ से। तो संसद में जो विपक्षी पार्टियों की बैठक है उसके बाद इसका ऐलान होगा। कुल जमा जो आज नजर है उस बात को लेकर है कि किस तरीके से एक नए कैंडिडेट के नाम पे कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो कि एक्टिंग राष्ट्रपति बने हैं और जिनको की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने की जो बात है उसमें सवाल ये है कि जनता उनको भी नहीं पसंद कर रही और उनको भी हटाना चाहती है। तो आज का जो दिन है वो काफी अहम इस लिहाज से है कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट, बिल्कुल आज का दिन काफी अहम है। ऑपोजिशन का जो कैंडिडेट है 10 बजे जो मीटिंग होगी उसमें वो तय होगा और कौन होगा अगला कैंडिडेट, क्योंकि जो मौजूदा जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का जिम्मा दिया गया है, रानिल विक्रमसिंघे, वो इस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उमा हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, यहाँ पर आप राष्ट्रपति भवन के अहाते में हैं, आपकी हमने रिपोर्ट भी देखी, जो जिस तरीके से हमने दिल्ली की बॉर्डर पर देखा था प्रदर्शनकारियों को, शांतिपूर्ण चल रहा था। कल हमने तस्वीरें देखी थी, प्रदर्शन काफी उग्र हुआ था। इस वक्त वहां किस तरह के हालात हैं और लोग अब क्या उम्मीदें कर रहे हैं? की गई जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी कि जो लोग हैं वो शांति बनाए रखें, ना लें।
इसका नतीजा ये हुआ इसका नतीजा ये हुआ है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को भी खाली कर दिया है, उसके सामने तंबू लगाकर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रपति भवन जो है उसको भी खाली कर दिया है। एक कमरा जैसा कि मैंने बताया उसमें किताबें रखकर वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो जो भी आता है वहाँ पढ़ाई करता है, कुछ पढ़ता है और यहाँ एक सेल्फी लेकर चला जाता है। तो जो एक बड़ा हिस्सा जो मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ जो है अभी भी जो लोग हैं वो आते हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो आते हैं, बैठते हैं और यहाँ से एक सेल्फी लेकर जाते हैं। तो जो पहले की जो हालत थी वो अब हालत नहीं है। एक तरह से पूरा शहर अब सुरक्षा कर्मियों के का कोई उपद्रव नहीं है, लेकिन जो गुस्सा है वो बरकरार है और गुस्सा जो है वो इस तरह से एक बस्ती के तौर पे, जो कि तंबुओं की बस्ती है, उस तौर पे नजर आता है। और क्योंकि यहाँ पे फ्यूल नहीं है तो गाड़ियां जो हैं वो लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़ी हैं और लोग खाली हैं, तो वो लोग भी जो हैं वो प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो अब स्थिति जो है वो राजनीतिक एक समाधान की तो बात है ही जया, लेकिन साथ ही साथ देखना है कि आर्थिक समाधान किस तौर पे आगे निकलता है, ताकि जो यहाँ की जनता है उसको काम मिल सके और वो जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी है वो सामान्य तौर पे जी सके। हालांकि इसमें एक लंबा वक्त लगने की संभावना है। अच्छा उमा, एक और बात यहाँ बताइए, जो सजित प्रेमदासा है वो काफी यहाँ पर लग रहे हैं कॉन्फिडेंट कि वो अगले राष्ट्रपति यहाँ पर बन सकते हैं, विपक्ष की तरफ से सहयोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी कोई होगा क्या? और जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, या माना जाए कि प्रेमदासा जो है वो अगले राष्ट्रपति वहां के बनने वाले हैं, क्योंकि गुस्सा भी बहुत ज्यादा है राजपक्षे की पार्टी को लेकर और उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर? जी बिल्कुल ताबिश, देखिए रानिल विक्रमसिंघे के नाम पे यहाँ जनता बिल्कुल तैयार नहीं है और जिस तरीके से उनको एक्टिंग राष्ट्रपति के तौर पे उनका नाम आगे आया उसके बाद से यहाँ पे गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और लोग कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति के तौर पे वो अपने आप को देख रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पे भी वो यहाँ की जनता को पसंद नहीं थे। तो अब देखना है कि ऑपोजिशन के कैंडिडेट के तौर पर जो एक सर्वदलीय सरकार बनाने की बात यहाँ पर आई, तो क्या प्रेमदासा के नाम पे एक आम सहमति बनती है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी किसी और नाम के सामने आती है। इस बात का जो एक फैसला है वो 10 बजे के आसपास संसद भवन में जहां पे ये बैठक बताई गई है वहां से निकलकर सामने आएगा। तो एक फिक्स की स्थिति में है श्रीलंका इस समय, न सिर्फ राजनीतिक तौर पे बल्कि आर्थिक तौर पे, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता यहाँ पे निकली है, अभी भी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, इसमें न तो तमिल का कोई मतभेद है, न कोई सिंगली का मतभेद है, न मुस्लिम का मतभेद है। हर कोई जो है, हर तबके का, हर वर्ग का और हर जाति धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं और सबके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जो आर्थिक संकट श्रीलंका पे आया है उससे कैसे बाहर निकला जाए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने सालों साल तक यहाँ पे राज किया है वो पूरी तरह से जाएं और नई लीडरशिप सामने आए। एक अहम बात और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऑडियो मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं माने तो जनता जो है वो पार्लियामेंट जाएगी और अपनी एक सरकार बनाएगी। एक पब्लिक काउंसिल बनाने की बात जो है वो एक ऑडियो मैसेज के जरिए यहाँ पर वायरल किया जा रहा है। तस्दीक इस बात की जा रही है कि आखिरकार वो आवाज किसकी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों से उसमें ये अपील की जा रही है कि अगर जो जनता के हित वाली कोई सरकार नहीं सामने आती है तो पब्लिक को आगे बढ़कर अपने तौर पे एक सरकार बनाने की कोशिश करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की अगर कोई बात होती है तो कन्फ्रंटेशन का जो एक मौका है वो बढ़ेगा और वो ना हो, इसलिए कोशिश तमाम की जा रही है। जया, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर एक केओस की स्थिति जरूर नजर आ रही है। जिस ऑडियो वायरल मैसेज का भी आपने जिक्र किया, जनता जो है अब इस समय काफी गुस्से में भी है। यहाँ पर आपने बार बार जिक्र किया आर्थिक संकट का और बार बार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। हमने वो आपकी रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें गैस सिलेंडर के लिए लोग जो है मोहताज नजर आ रहे थे। एक यहाँ पर श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा है इस वक्त बहुत कम है। जो एसेंशियल इंपोर्ट्स होता है, जरूरी सामान इंपोर्ट करता है श्रीलंका, वो अभी नहीं कर पा रहा है। फ्यूल नहीं आ पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां 13-13 घंटे के लिए जा रही है। एक आम इंसान वहां कैसे जूझ रहा है, क्योंकि जो आर्थिक हालात बुरे हैं, वहां फार्मिंग की हालत, जो किसान है खासतौर से जो चावल का, वो बुरी हालत में है। पेंडेमिक में जो है टूरिज्म पर डिपेंड करता है श्रीलंका, उससे बुरे हालात है। एक आम इंसान की स्थिति थोड़ा बयां करें वहां का।
जी जी, देखिए बहुत ही मुश्किल का समय है आम लोगों के लिए। और जो आपने गैस सिलेंडर का जिक्र किया, यहाँ पे जो दृश्य हमने दिखाए वो तो एक वानगी मात्र है। लोग जो हैं यहाँ पे स्ट्रैंडेड फील कर रहे हैं, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आज दिन में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से कई किलोमीटर की लंबी कतार लगी है और लोग अपनी गाड़ियों को पेट्रोल पंप के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद अगर फ्यूल आता है पेट्रोल पंप पे तब जाकर उनको नसीब होता है, लेकिन जब वो फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर वो उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। दफ्तर की तरफ वो कैसे जाएं अगर दफ्तर दूर है, तो ये बात समझ में नहीं आती। कल जो हमने टैक्सी की थी एयरपोर्ट से, वो मैं आपको बताऊं कि उनका फ्यूल शाम तक खत्म हो गया और आज उन्होंने आने से मना कर दिया। चाहे कितने भी पैसे आप दो, वो कहते हैं कि जब फ्यूल ही नहीं मिल रहा तो हम पैसे लेकर क्या करेंगे आपसे। आज हमने एक नई टैक्सी की है तो ये एक वानगी। और आज जो टैक्सी हमारे साथ है वो कह रहा है कि अगर आपके रहते हमारे को आज फ्यूल कुछ मिल गया तो मैं शाम के बाद भी आपके साथ रह सकता हूं, नहीं तो हमें भी अपनी गाड़ी को किसी पेट्रोल पंप पे लगा के छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की एक स्थिति है जो बयां करती है कि जनता कितनी ज्यादा यहाँ पर परेशान है। जहां तक बात है फॉरेन रिजर्व की, तो जो जिस तरीके से गलत फैसले लिए गए 2019 में जो टैक्स में जो कटौती की गई गोटाबाया की तरफ से ही, उसके बाद जो है राजपक्षे सरकार की तरफ से, उसके बाद से ही ये कहा गया कि जो राजस्व है वो कम हो गया। दूसरी बात 51 अरब जो डॉलर का जो विदेशी कर्ज है वो श्रीलंका पे है और उसको चुका पाने में नाकाम है। फॉरेक्स तो है ही नहीं, तो ऐसे में आयातित कोई भी सामान यहाँ आ नहीं सकता और इस वजह से ज्यादा यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक समाधान क्या निकलेगा और किस तरीके से आर्थिक फैसले लिए जाएंगे, किस तरह से नए नीति निर्माण किए जाएंगे ताकि जो आर्थिक संकट में श्रीलंका पिछले कई सालों से धीरे धीरे गिरफ्त में आता रहा, जिसका कि बड़ा रूप अब दिख रहा है, तो कैसे ये आगे इस संकट से उभरेगा और कौन सी लीडरशिप उस काबिलियत को दिखाएगी कि इसको आर्थिक संकट से निकाले। तो अभी तो लीडरशिप की तलाश की यहाँ पे कोशिश चल रही है। जो नया लीडरशिप आएगा उस पर दारोमदार ये होगा कि जो आज संकट श्रीलंका में है उससे देश को बाहर निकाले, लोगों को बाहर निकाले। जया उमा, आर्थिक संकट ऐसा है कि उसको सुधारने की कोशिश जो है वो गोटाबाया की तरफ से भी की गई, जाहिर है जो उससे पहले की सरकार थी उससे भी की गई, लेकिन स्थिति काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में अगर, क्योंकि इलेक्शन होना भी मुश्किल है इतनी ज्यादा तंगी के बीच में, तो जो व्यवस्था बनेगी, नए राष्ट्रपति आएंगे या नए प्रधानमंत्री जिनको भी बनाया जाएगा, उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी? कोशिश तो रणिल विक्रमसिंघे ने भी की थी सुधारने की हालात को। अब जो यहाँ पर प्रेमदासा हैं वो भी उनसे शीजा बात करें तो कह रहे 4 से 5 साल लग जाएंगे। वहां लोग क्या कह रहे हैं, कितना वक्त लगेगा हालात सुधरने में और क्या कुछ अब किया जा सकता है जो पिछली सरकार या राष्ट्रपति जो है वो नहीं कर पाए? जी देखिए, ऐसे कई फैसले लिए गए जो इस खेती, जो ऑर्गेनिक खेती की जो फैसला लिया गया गोटाबाया की तरफ से, उससे हालात जो हैं वो खराब हुए क्योंकि जो खाद आदि का जो इस्तेमाल है वो बंद हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन पे असर पड़ा। ये कहा जाता है कि जो राजपक्षे हैं, जो फैसले हैं वो गलत सलाहकारों से लेते रहे हैं और यहाँ तक कि एक जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कृषि संबंधी मामले में किसी फैसले की बात हो तो किसी डॉक्टर से सलाह तौर और इसी वजह से जो आर्थिक संकट का जो एक उभार है वो शुरू हुआ। एक और बात यही कही जाती है कि 2019 में जो टैक्स कट के जरिए एक राहत देने की बात की गई जनता को, वो उल्टा पड़ा और राजस्व में काफी कमी आई। तो जो भी नई सरकार आएगी, सबसे बड़ी बात है जिसके हाथ में भी कमान आएगा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो पहले ऐसे एक आर्थिक नीति का निर्माण करे जिसमें श्रीलंका अपनी उसकी जो प्रोडक्टिविटी, उसका जो प्रोडक्शन है, उसके सहारे धीरे धीरे आगे बढ़े। इस बीच फौरी तौर पे जरूर विदेशों से कुछ मदद जो है की आस लगाई जा सकती है। जो भारत जो है वो काफी मदद दे रहा है, लेकिन यहाँ जो मदद पहुंच रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान प्रतीत हो रहा है। जो वर्ल्ड बैंक है या जो और विदेशी संस्थाएं हैं वो यहाँ पे मदद करने की बात कर रही हैं, लेकिन बाहरी मदद जो है वो बहुत लंबे बिल्कुल
लेगा, उसके सामने चुनौती ये होगी कि वो जल्द से जल्द आर्थिक ऐसे फैसले करे जिससे पटरी पे आना शुरू हो जाए जीवन और लोगों का गुस्सा शांत हो। और दूसरी तरफ पब्लिक जो है वो अपनी तरफ से लगातार दबाव बना के रखी हुई है कि एक ऐसा नेतृत्व आए। लेकिन अब देखना है कि कन्फ्रंटेशन का कोई मौका आता है या जो अब हो चुका उसके आगे सीख लेकर जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, वो एक ऐसा फैसला करते हैं जिससे श्रीलंका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा कोलंबो से वहां का हाल बयां करने के लिए। किस तरह से वहां की जनता जूझ रही है, हर चीज के लिए मोहताज है वहां पर और राजनीतिक संकट अलग चल ही रहा है। आज 10 बजे एक बैठक होनी है विपक्षी पार्टियों की, उसमें कौन सा वो चेहरा होगा जो अगले राष्ट्रपति के तौर पर कमान संभाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका। उत्तर प्रदेश इस वक्त सूखे के संकट से गुजर रहा है और उत्तर प्रदेश में इन हालातों से निपटने के लिए कल देर शाम मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक की। बैठक में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सामान्य से 62% कम बारिश हुई, जिसके चलते खरीफ की बुआई लक्ष्य की महज 44% ही हो पाई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त तक 96 लाख हेक्टेयर बुआई होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 42 लाख हेक्टेयर ही हो पाई है। बैठक में ये भी बताया कि सबसे ज्यादा ध्यान जहां देने की जरूरत है उसमें बांदा, हमीरपुर, बलिया, जालौन, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर जैसे जिले हैं जिन पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला। उत्तर प्रदेश में जो सूखे के हालात हैं वो और ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ने लगे हैं। इसी के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम को गुरुवार को हाई लेवल एक बैठक बुलाई और उस बैठक में ये निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश में 62% कम बारिश हुई है और 62% कम बारिश होने के चलते अभी तक खरीफ की जो फसल है वो केवल 42 लाख हेक्टेयर ही बुआई हुई है, जबकि इस सीजन में खरीफ की जो फसल की बुआई है वो 96 लाख हेक्टेयर होती थी। यानी आप देखिए 50% से भी कम जो है वो खरीफ की फसल की बुआई हो पाई है। और खास तौर पर इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कुछ ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन जिलों में बांदा, चंदौली, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का खुद गृह जिला है, हमीरपुर, देवरिया, जालौन, बलिया, बस्ती, बांदा और श्रावस्ती जो जिले हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने को मुख्यमंत्री ने कहा है। और ये भी कहा है कि हर हालात के लिए अब विभागों को तैयार रहना चाहिए। मूंग और जो तिल की फसल है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मूंगफली की फसल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कई सारी जगहों से हमें खबरें आ रही हैं कि जिन बीज को खरीद कर किसान बोने की तैयारी कर रहा था, बारिश न होने के चलते अब उल्टा उस बीज को ही वो मार्केट में दोबारा बेच रहा है ताकि उस बीज का कम से कम बोने का नुकसान उसको न उठाना पड़े। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को और सभी विभागों को अब कमर कसनी चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से मानसून की बेरुखी रहती है तो खास तौर पर किसानों के सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। तो जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में हैं, बारिश को लेकर चिंता है, कुछ वैसी ही जो चिंता है वो बिहार में भी बनी हुई है। बिहार के कई इलाके बरसात के लिए तरस रहे हैं और हमने देखा कुछ हिस्सों में जहां पर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कम बारिश को लेकर चिंता बनी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा बारिश का कहर झेल रहे हैं। वहीं हमने उत्तर प्रदेश में दिखाया सामान्य से 62% कम बारिश हुई है। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ 35 जिलों में 15 से 65% कम बारिश हुई है। देखते हैं रिपोर्ट। रोहतास में बंजर जैसे पड़े इन खेतों को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां हर साल सबसे ज्यादा धान पैदा होता है। लेकिन इस साल औसत से भी कम बारिश की वजह से किसानों को सूखे का डर सता रहा है। परेशानी तो ई बा कि बारिश ना होके के चलते पहले तो बिया सूखे के समस्या बा, कैसहू बिया जियावत नहीं जा। लेकिन सरकार ही जान ली रुआ कि ना बाल बच्चा पढ़ पाई, ना हमनी के खेत रोपा पाई। सासाराम के जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मोरसराय गांव के किसानों का कहना है
कि ज्यादातर जलाशयों में इस साल औसत से भी 30% कम पानी है। इससे परेशानी और बढ़ेगी ही। बारिश से किसान का खेती नहीं हो रहा है। आज तक मतलब कुछ अभी तक सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं हुआ और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे कि भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालात को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन अगर मॉनसून और लेट होता है तो बिहार में पूरी तरह से सूखे का खतरा है। मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बताते हैं बिहार में बीजेपी क्यों भड़क गई है। दरअसल यहां की राजधानी पटना में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए वहां के जो एसएसपी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उनके बयान के बाद काफी विवाद हो गए हैं। उन्होंने पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस की शाखा से कर दी, जिसे लेकर बीजेपी खफा है, काफी भड़क चुकी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एसएसपी पर बरसते हुए कहा कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना पीएफआई से नहीं की जा सकती। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम एसएसपी के बचाव में उतर आई। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत कैसे ठीक है। कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। निश्चित रूप से एसपी साहब के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना जो बच्चों में या किसी को इस राष्ट्र पर मरने मिटने की कला सिखाती है, अनुशासन की कला सिखाती है, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन जिसका लक्ष्य है 1947 तक भारत का इस्लामिकरण करना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और उसके प्रति उसकी तुलना आरएसएस से किए हैं। एसपी साहब माफ़ी मांगे, नहीं तो सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे। पटना के एसएसपी के द्वारा ये बयान दिया गया कि संघ और पीएफआई में बहुत फर्क नहीं है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के बयान के लिए बिहार की सरकार किसी भी हालत में ऐसे ऑफिसर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं भी डिमांड करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ तुरंत शीघ्र कार्रवाई किया जाए और तुरंत पटना के एसएसपी से इसको हटाने का निर्देश देने की कृपा करें। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। और वक्त हो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई, जहां राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कोलंबो में जश्न का माहौल देखने को मिला। दूसरी खबर पटना से, जहां आरएसएस पर एसएसपी के बयान के बाद सियासी भूचाल मचा है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखे जैसे हालात, संकट में है किसान। चौथी खबर, निचले स्तर पर पहुंच चुका है रिकॉर्ड तोड़ रुपया। वहीं पांचवी और आखिरी खबर, आज से 75 दिन तक मुफ्त कोरोना बूस्टर डोज की शुरुआत।